हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं सर? हम बहुत ही बढ़िया है। तैयारी पढ़ाई जो है अपनी बहुत अच्छे से चल रही है। वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं। त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। बेसिक, बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे ज्योमेट्री का। मेरा नाम नीरज झा। शुरू करते हैं बच्चे। आपको बोला गया है कि भाई कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन्स इन 3 डायमेंशन। ठीक, त्रिविमीय अंतरिक्ष में निर्देशांक और निर्देशांक तल। असल में देखो क्या है, हम वैसे तो सारी चीजें बनाते हैं प्लेन पे। कौन सा प्लेन? जो 2D समतल है, 2 डायमेंशन होते हैं जिसके डायमेंशन से, जैसे मान लो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, लेंथ और ब्रेड्थ है ना, इसकी जो लंबाई है ना, और इसकी जो ब्रेड्थ है, विड्थ है इसकी। जैसे बोर्ड है, बोर्ड की बात कर रहा हूं, तो ये लेंथ और ब्रेड्थ है। मतलब असलियत में क्या है, अपने पास 2 एक्सिस, एक तो है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस। तो सारा काम हम इस 2 डायमेंशन के प्लेन पे करते हैं। पहले 10वीं क्लास में हम यही काम करते हुए आए, है ना। उसके बाद थोड़ा सा जब बड़े हो रहे हैं, 11वीं में आ रहे हैं, अब हमारे पास क्या है, जो रियल लाइफ सिचुएशन, वास्तविक दुनिया में क्या होता है, 3D चीजें होती है। 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में होती है। जैसे आप जिस रूम में बैठे हो, वो रूम, वो कमरा जो है, वो 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशन है उसके। ठीक, जैसे लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हो गई, और उसकी हाइट हो गई, लंबाई चौड़ाई और उसकी ऊंचाई, हाइट उसकी। ठीक, तो वही 3 डायमेंशन की बात हम यहां पर करने वाले हैं। ये आप देखो तो एक समतल ये बन रहा है ऐसा, एक इस कलर से बनाया हुआ है इस प्रकार से, और एक समतल आपको ऐसा दिख रहा है। या आप ऐसा समझो, चलो आप समतल तो छोड़ो, आप तो बस ये बताओ, देखो ध्यान से। जैसे आपने बनाया कि हम इसको एक्स एक्सिस मानते थे और ऊपर वाली वाई एक्सिस मानते थे ना, ऐसा करके वाई एक्सिस मानते थे। चलो ये वाई बना लिया, ये वाई एक्सिस। अब सब कुछ जब इधर होगा, इस वाले रीजन में जब कोई काम होगा इस रीजन में, तो ये 2 डायमेंशन कहलाएगा। आप क्या कर रहे हो, एक और एक्सिस बना रहे हो जो बाहर की तरफ आ रही है। देखो ये ऊपर की तरफ चली गई है, यहां चली गई, एक बाहर की तरफ ऐसे आपकी तरफ एक एक्सिस निकली है इस तरह से। तो अब ये 3 डायमेंशन हो गए, एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया, और एक जेड हो गया। तो ये जो बाहर की तरफ निकली है ना, इसको मैं क्या कर रहा हूं, देखो इसको मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे बना रहा हूं। ये तीनों ही आपस में लंबवत है। आपस में क्या है, लंबवत। आपस में 90 डिग्री पे है तीनों के तीनों एक्सिस। मैं आपको अपने हाथ से दिखाता हूं। एक इधर, एक इधर, और एक इधर, एक इस तरफ, एक इस तरफ, और एक इस तरफ। तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, आपस में तीनों के तीनों लंबवत है। इसका फायदा हमें होता है। ठीक, लंबवत एक्सिस लेने का हमें फायदा होता है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, और भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। त्रिविमीय ज्योमेट्री में भी और भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, पर वो अपने सिलेबस से बाहर। ठीक है, ठीक। चलिए, जैसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, वो सब फिर हायर मैथमेटिक्स में आता है। फिलहाल के लिए अपने पास 3 एक्सिस हो गई, एक एक्स हो गई, एक वाई हो गई, जेड हो गई। तो इन्होंने यही लिखा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्चुअली में इन्होंने ऐसा दिखाने की कोशिश करी है, 3D की चीज 2D पे बना तो दी है, लेकिन इसको इमेजिन करना है अपने को। ठीक है, तो अपने पास क्या है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, और एक बाहर आता हुआ जेड एक्सिस आपकी तरफ। ठीक है, क्या कोई समस्या? सर कोई समस्या नहीं, ये बात हम जान गए। चलिए, अगर कोई बिंदु लिखना है इस पे तो कैसे लिखेंगे? तो यार अगर मेरे पास सिर्फ 2D डायमेंशन होता था, 2D प्लेन होता था, तो हम लिखते थे ये वाई वाला है और ये एक्स वाला है। हम यहां पे लिख देते थे कि भैया ये कोई एक्स कॉमा वाई है, ये कोई पॉइंट पी के निर्देशांक आएंगे, जिसमें एक्स एक्सिस वाला ये वाला होता था और वाई एक्सिस वाला ये वाला होता था। वाई एक्सिस का पॉइंट बाद में लिखते थे, एक्स वाला पहले लिख देते थे। यहां पर क्या हो, यहां पर अब अपने पास एक्स भी है, वाई भी है, और जेड भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये वाला पॉइंट आपको लिखना है, तो अब इस पॉइंट को कैसे लिखा जाता है, बस आप ये समझ लो। आप इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए, इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए कैसे चलोगे भाई? आप क्या करोगे, x इतनी दूर चलोगे, y, यहां पे इन्होंने y बनाया हुआ है, ठीक है, यहां पे ये इतनी दूर y पे चले, इतनी दूर x पे चले,
और उसके बाद वापस कहां चले गए, इतनी ऊंचाई पे जेड पे चले गए। मतलब जैसे मैं आपको ऐसे समझाऊं, चलो ये देखो गुलाबी रंग से समझते हैं। यहां से आपने क्या किया, आपने बोला सर मैं एक्स पे चला गया, एक एक्स ट्रेवल किया, फिर यहां पे इस लेंथ को वाई को ट्रेवल किया और ऊपर चला गया जेड पे। तो एक्स में तो एक्स चला, वाई में वाई चला और जेड में जेड चला। ये इस तरीके से इस पॉइंट पी के निर्देशांक, इस पॉइंट पी के निर्देशांक आते हैं। पॉइंट पी के निर्देशांक कैसे आते हैं, आप जो जितना चल रहे हो, जैसे यहां से एक्स चले, यहां से वाई और यहां से जेड। अच्छा इसमें भी ना सारा खेल वही है, जैसे अगर आपने पढ़ा हो तो ये प्लस वाई को डिनोट करता है, ये माइनस वाई को डिनोट करता है, ठीक, और ये प्लस एक्स की तरफ जाता है और ये माइनस एक्स की तरफ जाता है। ऐसे ही 3D में क्या होता है बेटा, 3D में भी हम क्या करते हैं, देखो यहां पे अपने पास x इधर पॉजिटिव की तरफ जाएगा, इधर y पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और बाई कन्वेंशन जो z होता है वो ऐसा तिरछा बना रहा हूं, क्योंकि यार 2D प्लेन पे 3D को दिखाना मुश्किल होता है, इसलिए z ऐसे तिरछा बना दिया है ना। ये z आपकी तरफ जा रहा है ना, आपकी तरफ जो खुल रहा है ये हिस्सा धनात्मक है, पॉजिटिव है, ये प्लस वाला चिन्ह, ये कैसा है, प्लस वाला। अब एक और बात आती है, सर क्या बात यह आती है कि जो एक्स वाई जेड है, पहले एक्स और वाई की बात करते हैं। एक्स और वाई में क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट बोले तो चतुर्थांश होता है। चतुर्थांश आपने देखा था, तो सर ये देखो आप बताओ, ये एक्स है ये वाई है, तो एक 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। लेकिन एक्स वाई जेड में क्या होगा, एक्स वाई जेड में क्या होगा, सोचो सोचो, एक्स वाई जेड में क्या होगा। एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड। अगर मैं इसको ऐसे फैला दूं तो ऑक्टेंट बनेंगे। ऑक्टेंट समझ रहे हो, 8 इस तरीके से पोर्शन बन जाएंगे, 8 पोर्शंस बन जाएंगे। सर 8 पोर्शंस हम इमेजिन नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आपने परम्यूटेशन पढ़ा है, एक्स और वाई, एक्स के पास 2 और वाई के पास 2 ऑप्शन, तो 2 इंटू 2 4 पॉसिबिलिटी होती, 4 चतुर्थांश बनते हैं। सर कैसे कर दिए सर, ये समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। अच्छा ये बताओ, एक्स जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है ना, इसलिए 2 ऑप्शन एक्स के पास। वाई जो है वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है ना, इसलिए इसके पास 2 ऑप्शन। अब एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है, तो क्या होगा, एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है, तो आप बताइए क्या होगा। एक्स के पास 2 ऑप्शन, वाई के पास 2 ऑप्शन, जेड के पास 2 ऑप्शन, 2 2 4 2 8। इसको कहते हैं ऑक्टेंट। क्या कहते हैं, ऑक्टेंट। तो ये जो पूरा 3D प्लेन है ये 8 अलग अलग ऑक्टेंट अष्टांकों में विभाजित होता है। जो पूरा 3D प्लेन है, 3D पूरा जो भी है वो एक्स वाई जेड के हिसाब से हमारे पास 8 अष्टांक मिलते हैं। अब जरा देखते हैं वो कैसे, कहां पर लिखा हुआ है। अच्छा इसको मैं यहां बताता हूं, ठीक है। ये जो अष्टांक है ना, अष्टांक, इसके बारे में अपने पास 1 अष्टांक, सेकेंड अष्टांक, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, सारे के सारे 8 होंगे। अब अगर तीनों के तीनों प्लस प्लस प्लस, एक्स वाई जेड तीनों प्लस है, तो इसको हम फर्स्ट ऑक्टेंट कहते हैं, पहला अष्टांक, ठीक। सेकंड वाले में एक्स अगर ऋणात्मक हो गया, वाई पॉजिटिव हो गया, जेड पॉजिटिव हो गया, तो ये फिर दूसरे अष्टांक में चला जाएगा। उसी तरह से अगर थर्ड वाला है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नाम दिया है यार इन्होंने इसका, है ना, तो ये आपको याद रखना है, है ना, इसे याद रखना पड़ेगा बेटा, ये टेबल याद रखनी पड़ेगी। ये टेबल में देखो दूसरा वाला चीज याद रखना बहुत आसान है, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, और आखिरी वाले में चारों प्लस चारों माइनस, और पहले वाले में प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर 2 माइनस, फिर 2 प्लस, फिर 2 माइनस, फिर प्लस। ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको। ये अगर याद रख लेंगे तो अष्टांकों के बारे में इंफॉर्मेशन याद करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर आपको अष्टांक समझने में थोड़ी और कठिनाई हो रही है तो यहां से देखो, अगर इन प्लेन्स का, ये जो प्लेन है, प्लेन मतलब समझ रहे हो, जैसे हम बना रहे हैं तो ये एक्स वाई समतल है, ये जो भी है ना, ये वाला हिस्सा एक्स वाई समतल, ये एक्स वाई प्लेन,
ठीक। और अगर मैं आपको इधर बाहर की तरफ z की बात करूं और यहां x है, यहां x है, यहां z है, तो ये कौन सा समतल है? ये xz समतल, ये xz समतल है, xz समतल। और अगर इसकी बात करें इस वाले की, ये yz समतल। जरा ध्यान से सोच समझ के जवाब दीजिएगा एक छोटे से सवाल का। सर पूछिए ना, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? ये तो मूल बिंदु है जहां तीनों का संगम होगा एक्स वाई जेड का, जहां एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस का, एक्सिस अक्ष का, तीन अक्ष एक्स वाई और जेड का जहां संगम होगा उसे तो मूल बिंदु कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर कोई पॉइंट, कोई भी पॉइंट वाई एक्स वाई प्लेन पे है, कोई भी पॉइंट एक्स वाई प्लेन पे है, तो उसका z कोऑर्डिनेट क्या होगा? आप सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई पे मूव कर रहे हो, क्या आपने z एक्सिस पे कोई पॉइंट ले पाओगे? सर नहीं ले पाएंगे। मतलब z एक्सिस वाला पॉइंट हमेशा 0 आएगा। आपको इसे यहां दिखाते हैं, जैसे जैसे यहां कोई भी पॉइंट लोगे, बताओ क्या आपका मूवमेंट z पे हो रहा है? अरे यार इधर कोई भी पॉइंट लो, क्या मूवमेंट z पे हो रहा है? क्या नहीं हो रहा, चल ही नहीं रहा z पे, z वाला हमेशा 0 है। तो ऐसे ही एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है, देख लेते हैं। नोट पॉइंट लिखा है कि बिंदु O के निर्देशांक 0 0 0 है, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x 0 0 है। अब यार ये क्या कहना चाह रहा है, जरा इसको समझ लेते हैं। x एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है, अगर x एक्सिस पर कोई पॉइंट है, ठीक, तो वो पॉइंट कैसे डिनोट होगा? ये मान लो कोई पॉइंट है, तो इसकी दूरी मान लो यहां से x, ये हो गया x, y भी 0 होगा, z भी 0 होगा। क्यों सर? यार एक बात बताओ, गधा हो क्या? नहीं सर गधा तो नहीं है। तो x पे जो चल रहे हो चलो ना, y वाला हिस्सा तो 0 ही आएगा, z वाला हिस्सा भी 0 आएगा, दोनों में से किसी पे भी आप नहीं चल रहे, चल ही नहीं रहे ना, तो वो पॉइंट लिया कैसे जाएगा? नहीं ले सकते, इसलिए 0 0 आता। अगली बात उसने बोली है कि अगर YZ तल में स्थित कोई पॉइंट है, YZ तल में, YZ समझ रहे हो, ध्यान से देखना है ना, ये ऐसा बना दिया मैंने, ये x, ये y और ये z, ठीक है। YZ तल में यहां पर कोई पॉइंट है यहां पर, तो क्या आप x एक्सिस पे चलोगे? बोलो चलोगे क्या? नहीं सर, पक्की बात है ना यार। अगर YZ तल की बात आ रही है, सिर्फ y होना चाहिए, सिर्फ z होना चाहिए। ये देखो ये वाला हिस्सा z है, ये वाला हिस्सा y है, तो केवल इस वाले हिस्से की बात हो रही। आप x एक्सिस पे चल ही नहीं। x y z तीनों तब लिए जाते हैं जब ऐसे प्लेन्स ना हो, थोड़ा अजीब से प्लेन, मतलब उसमें x भी आए, y भी आए और z भी आए, तीनों पे चल रहे हो, तो फिर अलग पॉइंट आएगा। लेकिन अगर आप YZ प्लेन की बात कर रहे हो तो x वाला हिस्सा 0 ही आएगा, आप उस पर चल नहीं रहे हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। जानने आगे चलिए सवाल करते हैं एक दो छोटे छोटे। ऑक्टेंट की बात तो आपने समझ ही ली है ना, ऑक्टेंट अष्टांक, ठीक है। वे अष्टांश ज्ञात कीजिए, ठीक है, वे अष्टांश ज्ञात करिए। ऑक्टेंट जो है ना, चतुर्थांश अष्टांश, ठीक है, वे अष्टांश ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ये और ये स्थित है। तो बताओ x जो है पहले वाले में, फर्स्ट वाले में x नेगेटिव, y जो है वो पॉजिटिव और z जो है वो भी पॉजिटिव। तो जरा चेक कर लेते हैं भाई, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव। सेकंड हो गया सर, ये सेकंड हो गया। इसे याद रखना पड़ेगा बच्चे, ये उतनी आसानी से दिखेगा नहीं आप जैसे आप सोच रहे हो कि सर दिख जाएगा। एक्स वाई एक्सेस में दिखना आसान होता है, यहाँ पे नहीं है ना। दूसरा, दूसरे पॉइंट में x क्या है सर? x नेगेटिव है। y क्या है? y पॉजिटिव है। और z क्या है? z नेगेटिव है। कौन सा अष्टांश आएगा बताओ, कौन सा अष्टांश आएगा? सर ये वाला आएगा अपना x नेगेटिव, z नेगेटिव, y, x नेगेटिव, z नेगेटिव और y पॉजिटिव, यानी कि माइनस प्लस माइनस, ये रहा सिक्स्थ अष्टांश आ जाएगा, ये हो जाएगा सिक्स्थ वाला। एक्चुअली में ये टेबल याद रखनी पड़ेगी आपको,
और कोई रास्ता नहीं है ना? टेबल याद रख लोगे? रख लेंगे सर, ठीक है ना, आसान है यार, टेबल कुछ भी नहीं है। चलिए ये तो बहुत छोटी सी बात थी, एकदम सिंपल सी बात थी। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं। एक बिंदु एक्जेक्ट तल में, यार ये बहुत आसान चैप्टर है ना, मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, बहुत ही इजी है और जल्दी हो भी जाएगा। एक बिंदु एक्जेक्ट तल में है, इसके वाई निर्देशांक के बारे में आप क्या कह सकते हैं? चलिए बताइए बेटा, बताइए बताइए जल्दी से बताइए। ये है एक्सजेड तल, एक्सजेड तल, यहां पे कोई बिंदु पड़ा हुआ है, बोल दो क्या होगा? सर मैं बताता हूं, 0 होगा। ऐसा हो, ऐसा क्यों? अरे यार क्या वाई पे चल रहे हो क्या? ये बताओ, चल रहे हो? नहीं सर नहीं चल रहे। तो फिर जब उस पर चल ही नहीं रहे तो वो पॉइंट लिया क्यों जाएगा? गधा तो नहीं हो? सर नहीं है तो ठीक है, बस समझ गए ना, x, 0, z, ये वाली पॉइंट जो आएगा इस पे x, 0, z, मतलब y निर्देशांक क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। सिंपल लॉजिक, आसान सा लॉजिक कि भाई आप चल ही नहीं रहे वहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो वेक्टर और 3D 12th क्लास में थोड़ा विस्तार से है ना, वो है। एक और क्वेश्चन कि भाई उन अष्टांशों के नाम बताइए जिनमें ये है। तो ये तो फर्स्ट हो गया, ये वाला प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, x प्लस वाई नेगेटिव। फिर से ये टेबल याद करो, x पॉजिटिव, y नेगेटिव और z पॉजिटिव। ये फोर्थ वाला हो गया। कौन सा वाला हो गया? फोर्थ वाला। ये टेबल याद रखनी पड़ेगी भाई, ये हो गया फोर्थ वाला। और आखिरी वाला अगर देखें, आखिरी वाला अगर देखें तो x पॉजिटिव, y नेगेटिव और z भी नेगेटिव। अब ये वापस टेबल, चलो टेबल मैं एक बार बना देता हूं, शायद आपको तब कंफर्टेबल हो जाओ। मैं एक बार टेबल बना ही देता हूं। x यहां पे अपने पास आ रहा है x, यहां पे आ रहा है y, यहां पे आ रहा है z। ठीक है, कितने हो गए यार? एक मिनट, 1 2 3 4, बीच में लाइनें खींच दो, अब हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ठीक है, चलो ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4 5 6 7 8। बस 8 से ज्यादा जाएगा नहीं। चलो इसमें बोलो प्लस प्लस प्लस, आपको क्या सिखाया था? प्लस, फिर 2 माइनस, फिर 2 प्लस, फिर 2 माइनस, फिर प्लस। ठीक, इसमें क्या सिखाया था सर? इसमें 2 प्लस 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस। इसमें क्या दिखाया था? 4 प्लस 1 2 3, 4 प्लस 1 2 3 4 माइनस। अब बताओ ये कौन से वाले में आएगा? पहले देख लेते हैं टेबल सही बनी है कि नहीं। देख लो भैया, 4 प्लस 4 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस, प्लस फिर माइनस माइनस, फिर प्लस प्लस, फिर माइनस माइनस, फिर प्लस। देखो बताओ क्या आंसर आएगा इसका? 1 प्लस, दोनों माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, कहां गया? प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस, आखिरी वाला 8th वाला आ जाएगा बेटा। ये 8th हो गया, ये करेक्ट। खत्म हो गया यार, कुछ भी नहीं है इस सवाल में, है ना? क्या सोच रहे हो सर? कुछ नहीं सोच रहे, तो आसान है। हाँ, तो बस ये ऐसे ही आसान सवाल। अगली चीज आती है दो बिंदुओं के मध्य दूरी। ये भी सिंपल लॉजिक, एकदम सिंपल लॉजिक, जैसा आप लिखते थे कैसे 2D में, है ना? ये भी बड़ा आसान प्रूफ है, आप प्रूफ भी कर सकते हो। ये पॉइंट अगर आपने मान लिया x1, y1, z1 है, और ये पॉइंट मान लो आपका x2, y2, z2 है, ठीक है? अगर मतलब आपको लगे, आप सोच रहे हो कि सर हमें समझ नहीं आ रहा, तो हम बता रहे हैं कैसे करेंगे। x1, y1, z1 मान लिया। सर ये पॉइंट्स दिख नहीं रहे, कोई बात नहीं, मैं पॉइंट्स को ना थोड़ा अलग कलर से लिख देता हूं। ये पॉइंट हो गया P, ये पॉइंट हो गया O, ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया N, और ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। सर कैसे 90-90 आया? अरे यार ये OP को अगर आप निकालना चाहते हो तो ये O से A को जोड़ोगे। देखो यार ये एक्चुअली ना ये 3D प्लेन की बात हो रही है, तो ये जो क्यूब बन रहा है इस पे ये ऐसा तिरछा जा रहा है ऐसा, और यहां से अगर आपने ऐसे लाइन खींची, इसको जोड़ा, तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री ऐसे जोड़ रहे हैं, यहां से इसको ऐसे जोड़ दिया, ऐसे ऐसे तिरछा है, आड़ा तिरछा दीप सा, यहां से जोड़ रहे हो तो ये 90 डिग्री आ रहा है इस पॉइंट, ठीक। अच्छा ये 90 कैसे आ रहा है? ये 90 ऐसा आ रहा है कि बिल्कुल सीधा जा रहा है ये, और ये लाइन ऐसी है, ये लाइन ऐसी है और ये सीधा जा रहा है, तो ये 90 डिग्री है। देखो ना यार, ये लाइन ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये ऐसा 90 डिग्री है और ये ऐसा 90 डिग्री है।
अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ओपी का जो वर्ग है वो क्या हो, तो बड़ा आसान सा काम है कि सर वो एओ का वर्ग और एपी का वर्ग इनका सम होगा। भाई ये जो ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, ये देखो ध्यान से, दिख रहा है, यही आएगा सर, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया एओ जो है, एओ का वर्ग, एओ का वर्ग क्या हो, सर एओ का वर्ग होगा एओएन त्रिभुज में, ट्रायंगल एओएन में एओएन बनाओगे तो ऐसा बनेगा कुछ, ये है ए, ये है, सॉरी एन पे बनेगा ये ए और ये, दिख रहा है सर? नहीं दिख रहा यार, कैसी बात कर रहे हो, देखो ना, ये देखो, ये देखो, ठीक है। अरे ऐसे दिख रहा है ना यार, ये सीधा जा रहा है, ये ऐसे ऐसे करके कुछ, ये एक्चुअली आप जो प्लेन पे इमेजिन कर रहे हो ना, वो आप अपने 2D समतल पे इमेजिन कर रहे हो, पर असल में है क्या, ये पॉइंट ऊपर की तरफ है 3D टाइप का, तो ये वाई एक्सिस ऐसे नीचे जा रही हो, तो ये ऐसे मिला रहे हैं तो 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री आ गया। अच्छा, आप 90 डिग्री आ गया तो एओ का वर्ग बोलो फटाफट क्या आएगा, सर एओ का वर्ग आएगा ओएन का वर्ग प्लस एएन का वर्ग, इसका मतलब ओपी का वर्ग जो आया वो आया एओ का वर्ग, सॉरी एपी का वर्ग प्लस ओएन का वर्ग प्लस एएन का वर्ग। अब हमें ये तीनों निकालने, जरा गौर से बताइएगा ध्यान से कि एपी का वर्ग दोनों एक्स पे लाई करते हैं, एपी, अरे एपी मतलब एक्स के, ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स के आप समांतर जा रहे हैं, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है। आप एक्स के समांतर जा रहे हैं एपी में, अरे एपी में आप एक्स के समांतर मूव कर रहे हो, वाई और जेड पे नहीं चल रहे, आप सिर्फ एक्स पे मूव कर रहे हो, एक्स पे मूव कर रहे हो, तो ये एपी का वर्ग हो गया x2 माइनस x1 का वर्ग, सही है यार। अरे यार 1 एक्स एक्सिस पे पहले आप 1 पे थे, बाद में आप 5 पे पहुंच गए, तो कितनी दूरी ट्रेवल की आपने, एक बार 1 पे खड़े हुए, एक बार 5 पे पहुंच गए, कितनी दूरी ट्रेवल करोगे सर? 4 यूनिट की, बस वही दो है। अच्छा, ओएन क्या होगा? ओ मतलब आप इस बिंदु से यहां तक मूव कर रहे हो, इस बिंदु से। अच्छा, ये जो एन बिंदु है, इस पे जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो पी वाला ही वाई कोऑर्डिनेट होगा। सर कैसे यार, क्यूब ऐसे रखा हुआ है ना क्यूब, इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके देखो, यहां पे ना इस पॉइंट पे इस समतल पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो चेंज नहीं हो रहा। अरे यार यहां पे, अच्छा यहां पे देखो, आप ऐसे समझो, यहां पे आपने ये किया एक्स नहीं वाई वाला, यहां पे आप इसके आगे आप बढ़ नहीं रहे, ऊपर नहीं जा रहे, तो इस इधर वाई वाला कोऑर्डिनेट हमेशा बराबर, ये y1 ही हुआ, ये y1 ही हुआ और ये y2 हो, तो ये आएगा y2 माइनस y1, y2 y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस आखिरी वाला इसी तरीके से z2 माइनस z1 आ जाए, ये हो गया ओपी स्क्वायर। यानी कि किसी भी दो पॉइंट को जोड़ने के लिए आपको ये फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मतलब अगर अपन ने 2D में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा हुआ है तो दो बिंदु अगर दिए हैं x1 y1 z1, ठीक, और यहां दिया है x2 y2 z2, तो इनके बीच का दूरी, मान लो ये p है ये q है, तो pq के बीच की दूरी जो आएगी वो आएगी रूट ओवर, आप डायरेक्टली pq लिख दो, pq बराबर रूट ओवर x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग प्लस z2 माइनस z1 का वर्ग। और बस इस कहानी को लिखने के साथ आप यहां तक तो वाकिफ थे, ये पहले पढ़ा है आपने, अरे दूरी सूत्र पढ़ा है ना पहले 2D में, बस 3D में इसको एक्सटेंड कर देना, ऐसे ध्यान रख लो, बस काम हो जाएगा। बाकी मैंने आपको समझा ही दिया, आएगा कैसे। ठीक है सर, आपकी बात मानते हैं, एक सवाल है बिंदुओं इनके बीच की दूरी, तो ये मान लेते हैं x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये z2 है, z2, तो pq के बीच की दूरी रूट ओवर -4 - 1 का वर्ग प्लस 1 - -3 का वर्ग प्लस
2 माइनस 4 का वर्ग, बोलो कितना आएगा सर? ये तो आ जाएगा 5 का वर्ग 25, 1 प्लस 3, 4 का वर्ग 16 और 2 का वर्ग 4 आ रहा है, 4। ठीक, 4 16 4 20 और 25 45, तो रूट 45, 9 5 जा 45, यानी कि 3 रूट 5 आ गई दूरी। ये मेरा आंसर हो गया 3 रूट 5। बहुत ही आसान है यार। कोई शक शंका? सर कोई शक शंका नहीं है, पक्की बात है। 1 माइनस माइनस 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 4 का वर्ग और 2 का वर्ग। अगला सवाल, पी क्यू आर संरेख है, ये दर्शाना है। अभी तो फिलहाल देखो हमें दूरी सूत्र पता है, हम उसी से करेंगे। और भी तरीके, बाकी अपने को सेक्शन फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, पर सेक्शन फॉर्मूला क्या अभी पढ़ा है आपने? सर अभी तो नहीं पढ़ा, पढ़ लेंगे यार, पढ़ लेंगे, वैसे भी कर सकते हैं, पर अभी दूरी सूत्र से करते हैं। चलो हम सबसे पहले पी क्यू का वर्ग निकालते हैं बेटा। तो मैं डायरेक्टली लगा दूं क्या फॉर्मूला? अब डायरेक्टली लगा सकता हूं, 1 माइनस माइनस 2, 1 माइनस माइनस 2 का वर्ग प्लस रूट ही लगा देते हैं डायरेक्टली, पी क्यू बराबर रूट में, है ना, और प्लस 2 माइनस 3 का वर्ग प्लस 3 माइनस 5 का वर्ग। ये निकालिए पी क्यू। क्यू आर निकाल लेते हैं बेटा। क्यू आर कितना आएगा बताइए? क्यू आर निकाला जाए तो 7 माइनस 1 का वर्ग रूट में, और 0 माइनस 2 का वर्ग, और -1 माइनस 3 का वर्ग, और आखिरी में पी आर निकालेंगे तो पी आर में आएगा रूट के अंदर 7 माइनस माइनस 2, 7 माइनस माइनस 2 का वर्ग, 0 माइनस 3 का वर्ग, और आखिरी वाला -1 माइनस 5 का वर्ग। अब बताओ क्या हो रहा है? ये आ गया कितना? अरे ये आ गया 1 प्लस 2, 2 3 3 से 9, ये आ गया रूट 9, रूट 9 प्लस 1 प्लस 2 2 जा 4, 9 4 13 1 14, रूट 14 आ गया। चलिए यहां देखते हैं, 6 6 36, 36 और 4 40 और 16, रूट 56 आ गया, 56, रूट 56 आ गया। तो 14 चौके 56 होता है, यानी कि ये 2 रूट 14 हो गया। ठीक है, 14 4 जा 56। ठीक, अच्छा अगला वाला आखिरी वाला देख लेते हैं भाई। 7 प्लस 2 यानी कि 9, 9 का वर्ग रूट 81, रूट 81 प्लस 9 प्लस 6 6 36, 9 126, रूट 126, 90 126। अब 126 को यार रूट 14 मतलब 14 से भाग दे देंगे, तो 14 से भाग देंगे तो 14 इंटू 9 आएगा, तो यानी कि ये 3 रूट 14 आ जाएगा। अभी अपन ने दूरी तो निकाल ली। अब बस देखो कमाल, देखो क्या आप ये बता सकते हैं कि पी क्यू और क्यू आर का योग पी आर हो रहा है? ये बात यहां से पता लग रही है क्या? आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको पी आर मिल जाए, यानी कि जो पॉइंट पी है उसके बीच में क्यू होगा और यहां आर होगा। इसका और इसका योग अगर इसके बराबर होता है तो पॉइंट्स संरेख होते हैं, कोलिनियर पॉइंट है। अगर पॉइंट एक ही रेखा में आते हैं तो इन दोनों दूरियों का योग जो होता है वो आखिरी वाली दूरी के बराबर होता है। ये कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी भी है 3 पॉइंट की, अभी के लिए, हमारे लिए, जो अभी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है उसके लिए। तो ये हो गया पी क्यू और क्यू आर का जो योग हो गया वो पी आर के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। अगर वो उससे बड़ा आता, 2 साइड्स का सम तीसरे से बड़ा आता, तब वो ट्रायंगल बनता, अभी नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक है सर, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? यस, चेक कर लो, आराम से देख लो भैया। यहां पर हमने सारी चीजें कर ली है, सारे जो भी अपने को पॉइंट्स पूछे गए थे वो सारे पॉइंट्स हमने कर लिए। एक और सवाल करते हैं,
ऐसे बिंदुओं के समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। अच्छा, एक पॉइंट P है, उसको मैंने x, y, z बोल दिया और मैंने बोला कि भाई आपके पास दो पॉइंट R और S दिए गए। R पॉइंट हो गया 1 2 3 और ये पॉइंट हो गया 3 2 और -1। इनसे समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर होगी। सर दो पॉइंट से दूरी बराबर है, इसका मतलब ऐसा होता है यार, ये तो सही बात है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही होता है यार, ये पढ़े हो ना? नहीं पढ़े हो? दो पॉइंट से ये जो लाइन होती है ना परपेंडिकुलर, जो लंबार्धक होती है इसका, वही ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है, ये दूरी हमेशा बराबर होती है। ठीक है, तो इसका लंबार्धक आएगा, एक लाइन का समीकरण मिलेगा, पर ठीक है यहां पर लाइन का नहीं मिलेगा, ये 3D, यहां पर कुछ और होगा। अभी फिलहाल इसको सॉल्व कर। PR का वर्ग, अगर 2D में होता तो वैसा होता है ना, लाइन का होता, PR का वर्ग प्लस PR का वर्ग जो है वो PS के वर्ग के बराबर होगा, क्योंकि PR और PS बराबर है। तो चलिए वर्ग निकाल लेते हैं, यानी कि x माइनस 1 का वर्ग प्लस y माइनस 2 का वर्ग प्लस z माइनस 3 का वर्ग बराबर x माइनस 3 का वर्ग प्लस y माइनस 2 का वर्ग प्लस z प्लस 1 का वर्ग। चेक कर लो, सही कर रहे? यस सर, एकदम सही कर रहे, जान दो आगे। बताइए भैया सॉल्व करके, यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y, y माइनस 2 वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 और प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2z। अब आप काट दो यार, जो भी कट जाए, मेरे ख्याल से ये पूरा ही कट जाएगा, वाई स्क्वायर ये पूरा ही कट जाएगा। ऐसे तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर दोनों तरफ से कट रहा था, पहले भी काट सकते थे, कोई बात नहीं। अच्छा, यहां से एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर, यहां से जेड स्क्वायर, यहां से जेड स्क्वायर। अब जरा जोड़ दो, इधर क्या आ रहा है? इधर आ रहा है 9 और 1 10 माइनस 2x। चलो अगले पेज पे कर लेते। चलो बेटा यहां से छापेंगे इसको, माइनस 2x माइनस 6z प्लस 10। तो माइनस का 2x माइनस 6z प्लस 10 इज इक्वल टू, इस तरफ क्या आएगा देखते हैं, इस तरफ आएगा माइनस 6x प्लस 2z प्लस 10 माइनस 6x प्लस 2z प्लस 10 है ना। यहां से देखोगे तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू, ये 10 से 10 तो उड़ा दो, 6 और 2 8z, यानी कि x बराबर 2z। ये मेरी कंडीशन, ये मेरा आंसर आ गया। जो भी चीज पूछी गई थी उसका आंसर हमने निकाल लिया, ये वाली वैल्यू मेरा उत्तर आ रहा है। मुझे लगता नहीं कि कोई तकलीफ होने वाली है। सर नहीं होगी सर कोई तकलीफ, ठीक है, जान दें आगे। यस सर, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन था कि ऐसे बिंदुओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जहां पर ये दोनों बिंदु से समदूरस्थ हो। ठीक, अच्छा अगर 2D में होता था तो मैंने आपको बता दिया था, ये इसका लंबार्धक होता था। कोई दो पॉइंट A और B से अगर बराबर दूरी पे होते थे तो लंबार्धक हुआ करता था, लेकिन यहां पे अभी अपने पास x इज इक्वल टू 2z, ये कोई समीकरण आया। आगे एक और सवाल, बिंदु P से बने समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी बिंदुओं, इन दोनों बिंदुओं से योगफल 10। यानी कि एक पॉइंट P है, उसको हमने x, y, z मान लिया, उसका किसी दो पॉइंट से दूरियों का योग PA और PB है। ये जो PA है, A पॉइंट है 4,0,0, ये पॉइंट है -4,0,0, यानी कि PA और PB का जो योग है बेटा वो कितना आ रहा है? सर वो आ रहा है 10। सही बात। अच्छा यहां योगफल निकालूंगा तो रूट में आएगी वैल्यू, ठीक है सर। तो रूट हटाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने वर्ग कर दिया, या ऐसे एक काम करते हैं, मैंने रूट में लिख देते हैं, x माइनस 4 का वर्ग प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। यहां पे आ जाएगा क्या, x प्लस 4 का वर्ग प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर बराबर 10। क्या ये बात सही है?
सही है ना, ऐसे ही होगा ना बेटा, दोनों पॉइंट से दूरी निकाली, ऐसा आ गया। अच्छा अब अपने को सॉल्व करना है तो यार रूट हटाना पड़ेगा। रूट हटाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको इधर ले गया, इस चीज को इधर ले गया, या फिर उस वाले को इधर ले गया, जो आपका मन करे आप वैसा कर सकते हो। मैं इसको इधर ले गया तो हो गया x-4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस पूरे पे रूट लगाए, इसका वर्ग ले लिया और यहां से 10 माइनस रूट ओवर x प्लस 4 का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इस पूरे का वर्ग कर दिया। स्क्वायर करने से यहां पे तो आ गया x-4 का वर्ग, यहां आ गया वाई स्क्वायर, यहां आ गया जेड स्क्वायर, यहां आ गया 10 का वर्ग प्लस यहां पे आ गया x प्लस 4 का वर्ग, x प्लस 4 का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस नहीं माइनस 2ab, 2 इंटू 10 इंटू रूट के अंदर x प्लस 4 का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वाहियात सा आ रहा है, ठीक है यार मुझे भी पता है, अभी इसको काट देते हैं जो कट रहा है। बच क्या रहा है देख लो भाई, x प्लस 4 का स्क्वायर और x प्लस 4 का स्क्वायर, यहां से माइनस का कितना आ जाएगा, इनको उधर भेज दिया, इसको इधर लिया, तो 2 इंटू 10 यानी कि 20 इंटू रूट के अंदर x प्लस 4 का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर, यहां पे तो 100 है, ये हो गया 100 माइनस, अच्छा इसको इधर लेगा, x प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 दोनों तरफ से कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल 8 और 8 16x, प्लस का 16x आ जाए। कैलकुलेशन करनी है केवल और केवल, ये बहुत ही आसान है, डायरेक्टली आप यहां पे लिख लो x प्लस 4 का वर्ग है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 है ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 दोनों तरफ से उड़ जाएगा, ये बचा तो अभी भी आप इसको हल नहीं कर पा रहे हो, चलो इसको अगले पेज पे लिखना पड़ेगा। तो 20 इंटू रूट के अंदर x प्लस 4 का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 4 कॉमन लिया तो 25 प्लस 4x। क्या ये बात सही है बेटा, देख लो 16x था, 100 था, 4 कॉमन लिया तो 25 प्लस 4 बचा। अच्छा यहां से इसको उड़ा देते, ये हो गया 5, अब दोनों तरफ वर्ग कर लिया, तो 5 इंटू 25 x प्लस 4 का वर्ग प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर बराबर 25 प्लस 4x, इसका वर्ग स्क्वायर कर दिया बेटा, स्क्वायर करने से रूट से फ्री हो जाता है, या और कुछ भी नहीं है, ठीक है, यस सर। अब इसको देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, 25 इंटू एक्स प्लस 4 का वर्ग ठीक प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर बराबर 25 का वर्ग प्लस 16x स्क्वायर प्लस 25 इंटू 4 100 इंटू 2 200x, करेक्ट, यस सर एकदम सही है। यहां से अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 4 2 8, यानी कि ये आ गया 200x प्लस 16 और 25 इंटू 16 यानी कि 400, ये हो गया 400, और ये हो गया 25 वाई स्क्वायर, ये हो गया 25 जेड स्क्वायर बराबर 25 का वर्ग, 25 का वर्ग होता है 625 प्लस 16x स्क्वायर प्लस 200x, मेरे ख्याल से 200x चला जाएगा, क्या बचता है सर, बचता है 25x स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर 25 जेड स्क्वायर, 25 माइनस 16 यानी कि 9x स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर बराबर 225, ये रिजल्ट आता है फाइनली। अब ठीक है यार, देखो रिजल्ट की बात रही तो रिजल्ट कैलकुलेट करना होता है ना, वो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने क्या किया, आपने डायरेक्टली सॉल्व करा, वैल्यूज निकाली, अब बस उसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट था केवल और केवल, वो हमने सॉल्व करके निकाल लिया है। क्या किसी को कोई समस्या, 9x स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर बराबर 225, ये रिजल्ट आ गया एक्स वाई जेड में। ये रिलेशन, बेसिकली आपको रिलेशन निकालना है, रिश्ता निकालना है एक्स वाई जेड में, निकाल लिया, ठीक है सर। आगे जान दे, काम वही किया, पीए और पीबी को बराबर किया और कुछ भी नहीं किया, केवल तिकड़म लगा के इसको इधर उधर करके सॉल्व कर लिया है, ठीक है सर। एक और सवाल है फिर इस चीज से रिलेटेड,
दो बिंदुओं ए और बी के निर्देशांक ये रहे, क्रमशः ये रहे। आपको ऐसे पॉइंट का लोकस, गतिशील, गतिशील मतलब पॉइंट चल रहा है, उस चलते हुए बिंदु का लोकस निकालना है सच दैट पी ए का वर्ग और पीबी का वर्ग का योग जो हो वो हो जाए 2k², जहां k कोई कांस्टेंट है। k क्या है? कांस्टेंट नंबर है, अचर संख्या है। ठीक है, क्या करेंगे? ये तो आसान लग रहा है, क्योंकि इस बार फिर से वही पॉइंट, पी पॉइंट को ले लिया x, y, z, और यहां से लिया ए पॉइंट लिया 3, 4, 5, और ये पॉइंट लिया -1, 3 और -7। तो पी ए स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर बराबर 2k²। तो भैया स्क्वायर जोड़ दो, तो x -3 का वर्ग प्लस y -4 का वर्ग प्लस z -5 का वर्ग प्लस x +1 का वर्ग प्लस y -3 का वर्ग प्लस z +7 का वर्ग, ये बराबर 2k²। अब केवल कैलकुलेशन है बालक, और कुछ भी नहीं। कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, x² 2x² आएगा, 2y² भी आएगा और 2z² आएगा। अच्छा, y के साथ क्या बनेगा जरा चेक कर लेते हैं। x के साथ क्या बनेगा? यहां से माइनस का 6x, यहां से प्लस का 2x, तो माइनस का 4x आएगा। यहां से आएगा कितना? 4 2 8, -8y, यहां से माइनस का 6y, 8 और 6 14y, 14y। अच्छा, यहां से z के साथ 10 आएगा, -10, यहां से 14 -10 4z प्लस का 4z। अच्छा, कांस्टेंट नंबर्स जोड़ो जरा, कितना आ रहा है? 9, ये 9 हो गया, 16 9 25, 25 और 25 50, ये कितना हो गया? 1, ये 49 और 1 50, 100 और ये 109 हो गया, 109। ये हो गया 2k²। ठीक, अब उसको उधर ले जाओ, तो जो रिजल्ट आता है वो आता है 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² माइनस 4x - 14y, 4x - 14y प्लस 4z बराबर 2k² -109। ये मेरा आंसर होने वाला है 2k² -109। क्या किसी को कोई समस्या? सर कोई समस्या नहीं है, ये रिजल्ट हमारे पास यहां से निकल के आ गया। आपने वैल्यू रखी थी k² वगैरह की, तो वो वाली वैल्यू हमने पुट करी और हमने आंसर रिजल्ट निकाल लिया है कि भैया अगर ऐसा होता है, k² दिया गया है, तो उसको आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या किसी को कोई डाउट है? सर डाउट तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। मतलब आपने देखो किया क्या है, आप बस ये देखो आपने क्या किया, आपने दोनों के स्क्वायर्स का वर्ग जोड़ दिया है। मतलब आपने दोनों के स्क्वायर को बेसिकली जोड़ा है, pa² और pb² को योग करके 2k² ले आए। pa प्लस pb 2k² होता तो फिर आपको अलग स्क्वायर करना पड़ता, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ है नहीं, तो हमने डायरेक्टली स्क्वायर कर दिया यार, वैल्यू निकाल दी। ये मेरा रिजल्ट हो गया। इसके जो अगले पेज पे मैंने लिखा है वो इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर। बस आपको इतना ही काम करना है और कुछ नहीं है, बेसिक है बिल्कुल, है ना 3D का। ठीक है, यस सर। आगे बढ़े सर, प्लीज बढ़ जाइए। चलिए सेक्शन फॉर्मूले पे चलते हैं। देखो सेक्शन फॉर्मूला जैसा 2D में होता था ना, एकदम वैसा का वैसा ही 3D में होता है। ये अपन 2D वाला लिख लेते हैं, यहां पे अपन 3D वाला लिख लेते हैं, तो क्या आपको ना आसानी रहेगी। जैसे मान लो कोई पॉइंट बीच में होता था, पहला केस, ये मान लो P पॉइंट है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये x1, y1 होता था, ये x2, y2 होता था, ये x, y होता था, और उस केस में ये m होता था और ये n होता था, m और n, है ना, m रेशियो n होता था। तो pa बटा pb इसका वैल्यू m/n होता था, m रेशियो n होता था। तो यहां से x की वैल्यू क्या होती थी बेटा? m इंटू x2 प्लस ये वाला इसके साथ n इंटू x1 बटा m प्लस n, और y की वैल्यू भी होती थी ऐसी, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस। 3D में भी ऐसे का ऐसा ही लिखा जाएगा, 3D में भी पहला केस बिल्कुल ऐसा ही आएगा। अब की बार x y z आ जाएगा, बस
अब की बार क्या आ जाएगा, x2 y2 और z2। ठीक, यहां पे आ जाएगा x1 y1 z1, x1 y1 z। वापिस ये रेशियो m बराबर m रेशियो n। ये अंतः विभाजित का है। कौन सा है, अंतः विभाजित कर रहा। ठीक है, इंटरनल बाइसेक्टर, इंटरनली इसको, सॉरी बाइसेक्ट नहीं, इंटरनली इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो अगर इंटरनली विभाजित करता है तो क्या होता है, ऐसा आता है। ठीक, यहां पर भी आप x को लिखोगे mx1 प्लस n mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। y को लिखोगे my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। और z को लिखोगे mz2 प्लस nz1 बटे m प्लस n। ये बात आपको हमेशा याद रखनी, ठीक है। ये अगर p पॉइंट बीच में आएगा तो इंटरनल डिवीजन होगा, अगर p पॉइंट बीच में ना आके इधर आए या इधर आए तो एक्सटर्नल डिवीजन होता है। वो वाला केस भी देख लेते हैं। सेकेंड इज एक्सटर्नली, एक्सटर्नली मतलब बाह्य विभाजन अगर होगा तब क्या होगा, तब क्या होगा सर, तब हमने पढ़ा था, जरा मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, x1 y1 z1, ये पॉइंट है x2, ये बी पॉइंट है, मान लो ये है x2 y2 और z2, और ये पॉइंट p है, ये है x y और z। अब जरा ध्यान से देखना, इस बार क्या हो रहा है, ये पूरा m हो रहा है और ये पूरा n हो रहा है। ध्यान से देखना, अब की बार क्या कर रहे हो आप, pa बटा pb जो लिख रहे हो वो लिख रहे हो m बाई n। लेकिन इस बार क्या है सर, इस बार एक्सटर्नल डिवीजन है, मतलब बाह्य डिवाइड कर रहा है। बाह्य मतलब इस लाइन, जो इस लाइन पे ही होगा लेकिन उस लकीर में उनके बीच में नहीं होगा, ए और बी के, उससे बाहर होगा, उससे इस तरफ, बीच में नहीं आएगा बेटा, इधर आएगा। तो इधर आएगा तो ऐसा आएगा। अब अगर आपको लिखना है x की वैल्यू तो वो आएगा mx2। देखो इस a वाले को b के साथ मिलाना है और b वाले को a के साथ। ये रेशियो है m इंटू x2 माइनस n इंटू x1 बटा m माइनस इसी तरीके से y भी आ जाएगा m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 बटा m माइनस n। इसी तरीके से z भी आ जाएगा m इंटू z2 माइनस n इंटू z1 बटा m माइनस n। ये तीनों हमने लिख ली। सिर्फ वैसा ही काम है यार, देखो ना सब कुछ वही है बेटा, आप ज्यादा चिंता ना करें, सब वही है जो आप पहले कर रहे थे ना, केवल वही काम है बच्चे, है ना। आपको और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। ये नहीं कि सर और कुछ हो जाएगा क्या 3D में, कुछ भी नहीं होगा एक्स्ट्रा, जैसा पहले था बिल्कुल वैसा ही है। ठीक, बस z एक्स्ट्रा ऐड हो गया। ठीक है, चलिए सवाल करते हैं। सवाल में दिया है कि विभाजन सूत्र का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। अभी तो हमने संरेख वाला देखा था कि पीए और पीबी का योग, मतलब दो पॉइंट, दो लाइंस, मतलब तीन पॉइंट दिए होते थे, तो तीन में से किसी दो के बीच की दूरी निकालते थे, फिर दूसरे के बीच की दूरी निकालते थे, और किसी दो का सम तीसरे के बराबर हो जाता था। लेकिन यहां पर हमें क्या करना है, विभाजन सूत्र का प्रयोग करना है। विभाजन सूत्र का प्रयोग, आप मेरी बात समझिए। सर बताइए सर क्या आप बताना चाह रहे हैं आप, ठीक है बताते हैं। मैं आपसे यह बोल रहा हूं कि मान लो अगर कोई चीज, ये ए है ये बी है, अगर इस लाइन सेगमेंट पे या इसके बीच में कहीं पी आता है तब तो ये संरेख हो गए। लेकिन कभी ऐसा हो गया, यहां ए आया, यहां पी आया और यहां बी आ गया, तब थोड़ी ना ये संरेख होंगे। क्या अभी ये संरेख है? नहीं सर, अब नहीं है। अभी तो है लेकिन अभी नहीं है। तो आपसे बोला है कि विभाजन सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि ये संरेख है या नहीं है। तो अगर ये जो रेशियो है तीनों में समान आता है तभी हो पाएगा ऐसा। सर अभी ना थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है। अच्छा, मैं आपको क्लियर करता हूं, आप चिंता ना करें, निश्चिंत तो होके बैठे, मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, देखिए आपको 3 पॉइंट दिए गए, आप कोई से भी 3 पॉइंट मान लो, जो भी दिए हुए हैं, मतलब उनको कुछ भी मान लो, -4, 6 और 10 दिया है। ठीक है, ये पॉइंट बी मान लेते हैं और ये पॉइंट सी मान लेते हैं।
ये पॉइंट है 14, 0 और -2, ये पॉइंट है 2, 4 और 6। मान लेते हैं लैम्डा रेशियो 1 का अनुपात क्या है, यहां पे हम ऐसा लिखेंगे, माना बी एसी रेखा पर है और ए बी बटा सी बी ये लैम्डा अनुपात 1 है। ये आपको ऐसा लिखना पड़ेगा बच्चे। आपने क्या बोला, आपने बोला कि चलो मान लेते हैं बी जो है इस लाइन पर है। अभी माना है, अगर तीनों चीजों का यूज करके लैम्डा सेम आता है तभी ये एक लाइन बनाएगी, वरना नहीं बनाएगी। अगर लैम्डा अलग अलग आता है तो फिर ये इस लाइन पे नहीं रहेगा। चेक करेंगे, यही चीज चेक करनी है। तो हमने बोल दिया कि भाई चलो मान लेते हैं लैम्डा अनुपात 1 का रेशियो है। जैसे यार कोई चीज 2:3 में होती तो 3 से डिवाइड कर दोगे तो 2/3 रेशियो बनाता। हमेशा ऐसा लिख सकते हो ना, हमेशा ऐसा लिखा जा सकता। तो इसलिए हमने लैम्डा अनुपात 1 में मान लिया। ठीक, ये हम काम पहले भी करते थे यार, 10वीं में आपने पढ़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो वहां भी ये काम करते थे। अब बस इसमें क्या है, चेक करना है कि एक ही लाइन पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अब हमने बोला कि चलो विभाजन सूत्र लगाते, लगाइए। तो जो 2 का वैल्यू होगा, जो b का x कोऑर्डिनेट होगा, वो होगा लैम्डा इंटू 14 प्लस लैम्डा इंटू 14 प्लस 1 इंटू -4, 1 इंटू -4 बटे लैम्डा प्लस। जरा यहां से चेक करो, ये x के लिए, x के लिए चेक करते हैं बच्चे क्या आता है, कितना आ रहा है यहां से लैम्डा। ये हो गया 2 लैम्डा प्लस 2 बराबर 14 लैम्डा -4। तो ये हो गया 14 - 2, 4 और 2 6, 6 बराबर 12 लैम्डा, यानी कि लैम्डा बराबर 1/2 आ रहा है। यहां से लैम्डा 1/2 आ रहा है। ठीक है, अब जरा y में भी यही काम करते हैं, y में भी यही काम करते हैं। ठीक है सर, y के लिए करते हैं। y के लिए क्या है, ये 4, तो 4 बराबर लैम्डा इंटू 0, लैम्डा इंटू 0, 1 इंटू 6, 1 इंटू 6 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस। ये y के लिए, y के लिए बताइए कितना आ रहा है, 4 लैम्डा प्लस 4 बराबर 6, 4 लैम्डा बराबर 2, यानी कि लैम्डा बराबर 1/2। ओ, x और y से सेम आ गया। ऐसा नहीं कि x और y से सेम आ गया तो आंसर सही है, z से भी सेम आना चाहिए, है ना, z से भी सेम आना चाहिए लैम्डा। z वाला मैं यहां कर देता हूं, यहां पे जगह है अपने पास, यहां पे हम लिख देंगे z के लिए। z के लिए देखोगे तो 6 बराबर ठीक 1 इंटू सॉरी लैम्डा इंटू -2, लैम्डा इंटू -2 प्लस 1 इंटू 10, 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस। यहां लिख लेते z के लिए, z के लिए लिख दिया आप। ठीक है, z के लिए क्या आया बेटा, 6 लैम्डा प्लस 6 बराबर -2 लैम्डा प्लस 10। ठीक है, ठीक है क्या, 6 और 2 8 लैम्डा बराबर 4, यानी कि लैम्डा बराबर 1/2। तीनों से लैम्डा सेम आ रहा है, तीनों से लैम्डा सेम आ रहा है, अतः लैम्डा बराबर 1/2 सभी से ABC संरेख। क्या है, संरेख। अगर मान लो ऐसा होता, संरेख है और ये अनुपात क्या है, ये अनुपात क्या है 1:2। ये 1:2 में 1/2:1, 1:2 में डिवाइड कर रहा है इसको, मतलब AC के बीच में ही आ रहा है ना, संयोग वश आ रहा है। ठीक है, आ रहा है तो अच्छी बात, बाहर भी आ सकता था, माइनस आ जाता उस केस में लैम्डा की वैल्यू। ठीक है ना, प्लस आए माइनस आए वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है, अगर लैम्डा की वैल्यू तीनों से अलग अलग आती तो फिर ये संरेख नहीं हो पाता। तीनों से सेम आ रही, इसका मतलब ये संरेख। बस यही बात आपको बतानी थी। पक्की बात है, कोई डाउट तो नहीं रहेगा? नहीं रहेगा सर। अब अगर आपको प्रूफ करने को आएगा तो आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो या दूरी सूत्र निकाल के भी प्रूफ कर सकते हो। अब अगर कोई को दूरी सूत्र निकालना है तो लगा लो भैया, ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो,
ठीक है, और AC निकाले तो आपको कुछ रिश्ता मिल जाएगा, है ना, AB + 3BC ऐसा करके कुछ आ जाएगा रिलेशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट? सर कोई डाउट नहीं है, पक्की बात है। चलो आगे बढ़े। यस सर, आगे बढ़ते हैं। अगला सर, बिंदुओं, ये वाला बिंदु जो है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड YZ तल द्वारा, YZ तल जैसे ही बोलेगा आपको एक बात याद रखनी है, जो पॉइंट आएगा उसमें 0 आएगा एक्स कोऑर्डिनेट, Y आएगा और Z आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? YZ तल बता चुका हूं आपको, फिर से बताता हूं सर, ये रहा Z, ये रहा Y और ये रहा X। तो आप इस हिस्से की बात कर रहे हो, इसमें X के ऊपर आप चल नहीं रहे, आप X के ऊपर नहीं चल रहे तो कहां हो, Y और Z में ही, तो Y और Z ही बदलेगा, X नहीं बदलेगा, 0 ही रहेगा। अच्छा एक और चीज, हालांकि ये 12th में पढ़ोगे आप, बट अगर YZ के पैरेलल भी होता तो इसमें X कोऑर्डिनेट जो भी होता वो फिक्स होता, वो बदलता नहीं। YZ के पैरेलल समतल, इसके पैरेलल ऐसे बाहर निकाल, जैसे ये अगर Z होता है ना, ये समतल होता, ये वाला, अब इसको ऐसे चला दो, ऐसे चला दो, यहां चला दो, यहां चला दो, यहां चला दो, तो ये एक प्लेन होता। ठीक है, जिसमें X हमेशा क्या होता, कांस्टेंट होता। हालांकि ठीक है, 11वीं में अपने को ये बात नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं रहती। ठीक है, चलो यहां पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। वो बोल रहा है इसको मिलाने वाले बिंदुओं, ये पॉइंट को A मान लिया, ये हो गया 4, 8 और 10, और अगला वाला पॉइंट बना लिया, कौन सा वाला भाई, ये हो गया B पॉइंट, ये हो गया 6, 10 और -8, और ये कोई पॉइंट P मान लिया, 0, Y और Z, जो कौन से समतल पे है बेटा, ये YZ समतल पे। ठीक है, YZ द्वारा, YZ समतल है, एक प्लेन होगा जो इसको विभाजित कर रहा होगा, प्लेन है ये, ऐसा करके प्लेन है, ऐसे समझो, ऐसे है प्लेन, ऐसे इस प्रकार से प्लेन है। ठीक है, ऐसे करके प्लेन है, लाइन नहीं, प्लेन इसको डिवाइड करते हो, इसमें X कोऑर्डिनेट 0 ही है। हमने बोला कि लैम्डा रेशियो 1 है, मान लेते हैं AP बटा AB, सॉरी PA बटा PB जो है, PA बटा PB जो है वो है लैम्डा अनुपात 1, ऐसा मान लिया। अब देखते हैं X के लिए, तो X के लिए मतलब बेसिकली 0 वाले के लिए देखेंगे, यहां पे ये 0 आ जाएगा, यहां से काम हो जाए, लैम्डा इंटू 6 प्लस 1 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 8 नहीं, 1 इंटू 4, 1 इंटू 4, लैम्डा इंटू 6 प्लस 1 इंटू 4 डिवाइडेड बटे लैम्डा प्लस 1। सही है, तो यहां से ये 0 हो गया, यानी कि लैम्डा का मान आ गया 6 बटा लैम्डा का मान, मतलब 6 लैम्डा प्लस 4 बराबर 0, यानी कि लैम्डा बराबर -2/3। -2/3 मतलब बाह्य विभाजन हो रहा है बेटा, बाह्य विभाजन हो रहा है। बाह्य विभाजन मतलब समझाते हैं आपको, अब आप ऐसा समझो, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, यहां कहीं, यहां कहीं। अच्छा अभी आप देखो PA बटा PB कितना आ रहा था, 2/3, -2/3 आ रहा था, चलो अभी -2 ही मान लो, ठीक है, -2/3 आ रहा था, पर अगर अपन डिस्टेंस का रेशियो लेंगे तो 2/3 ही है, यानी कि B से इसकी दूरी ज्यादा है और A से इसकी दूरी कम है। B से इसकी दूरी ज्यादा है, A से इसकी दूरी कम है, तो पॉइंट P यहां हो। अगर आप लोकेट करना चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं, ये पॉइंट P यहां कहीं आएगा, ये अनुपात 2 हो जाएगा और ये अनुपात 3 हो जाएगा। क्यों? चेक कर लो, इसकी दूरी B से ज्यादा है और A से कम है, तो इसकी दूरी A के नजदीक होगा, B से दूर होगा, तो इस तरफ रहेगा। अगर ये रेशियो 1 से बड़ा हो तो A से दूरी ज्यादा हो जाती, तो यहां चला जाता। पॉइंट कहां लोकेट होगा हालांकि वो आपके लिए जरूरी नहीं है, पर अगर अपन ध्यान रखें, जान जाए तो कोई गलत चीज नहीं है उसमें। ठीक है, तो यहां पर अपने पास P पॉइंट है, PA बटा PB 2/3 आ रहा है, मतलब कि A से 2 हिस्से पर है, मतलब थोड़ा कम दूरी पे है, B से ज्यादा दूरी पे, ये 3 होगी। ठीक, तो P यहां पे हम लिख देंगे, अतः P AB को 2:3 में बाह्य विभाजित करता है।
विभाजित करता है। ठीक है, बस सिंपल सी बात है, ऐसा लिख दिया। अच्छा, अगर आपसे बोले कि वाई और जेड भी निकाल के बताओ, मान लो आपसे कभी बोले कि भाई ये वाला वाई और ये वाला जेड बताओ, तो यार आप गधा तो हो नहीं, सर नहीं है, तो पी की ये लैम्डा की वैल्यू -2/3 डाल दी या 2:3 डाल दिया। अब आपको ये सारी कहानी पता ही लग गई यार, ये 2:3 हो गया, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, क्या वाई नहीं निकल जाएगा यार? अब तो निकल जाएगा ना, वाई और जेड निकाल लेना। तो आपके लिए होमवर्क में मैंने दे दिया वाई और जेड ज्ञात करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा आंसर, इजी है बहुत। वाई और जेड तो वैसे ही ज्ञात हो जाएगा यार, लैम्डा पता लग गया ना, तो आप अनुपात ही तो ज्ञात करना है फॉर्मूला लगा के। ठीक है जी सर, एकदम ठीक है, जान दो, आगे जान दो बस। चलिए अगला क्वेश्चन, P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड PQ को सम त्रिविभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। त्रिविभाजित क्या होता है? ट्राइसेक्शन कहते हैं अंग्रेजी में, ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन बोले तो, ट्राइसेक्शन का मतलब 3 बराबर टुकड़ों में किसी चीज को बांटना। ठीक, तो अब AB है, एक पॉइंट लिया P पॉइंट क्या हो गया भाई? 4, 2 और -6। यहां से कोई पॉइंट लिया हमने Q, ये कितना हो गया? 10 - 16 और 6। यार ये कहानी तो आप सबने पढ़ी है, पहले भी करी हुई है, तब हमने 2D में करा था, आप 3D में करना है। मान लो कोई पॉइंट A और B है जो इसको सम त्रिविभाजित करते हैं, यानी कि ये दूरी और ये दूरी बराबर। मान लेते हैं ये आएगा A छोटू b छोटू c, और ये मान लेते हैं L M और N आएगा। या चलो L और M और N की जगह कुछ और ले लेते हैं, छोटू p छोटू q और छोटू r ले लेते हैं। ठीक है, चल जाएगा सर, XYZ ले लो। अब ठीक है यार, PQR ले लिया, कोई तकलीफ नहीं ना? अरे ठीक है यार, ऐसा ले लिया तो। अब अपने को पहले तो A निकालते हैं। ठीक, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे ना सेक्शन फॉर्मूला जहां पे हमने लिखा है, यहाँ पे हम एक चीज और नोट कर लेते हैं, यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ये तो खैर आपको पता भी है, बट कोई बात नहीं। जैसे ये AB है, और अगर ये P जो है ये मिड पॉइंट है, P जो है वो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु। ठीक है, तो P जो हो जाएगा, ये मान लो X1 Y1 Z1 है, और ये है X2 Y2 और Z2। तो P की वैल्यू हो जाएगी X1 + X2 + X1 + X2 by 2, Y1 + Y2 by 2, Z1 + Z2 by 2। ठीक, ये आ जाए मिड पॉइंट सूत्र जैसा आप पहले करते थे वैसा अभी भी करोगे, है ना? जैसा पहले करते थे ना वैसा ही अभी भी करेंगे। आप देखो, अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि भाई AP और AQ का अनुपात पूछता हूं, वो कितना होगा? ध्यान से देखना, ये लेंथ अगर 1 हो गई, ये भी 1 हो गई, ये भी 1 हो गई, ये टोटल लेंथ 2 हो जाएगी ना? अरे यार ये अनुपात भाई 1 मैं मान रहा हूं, मान लो 1 हो गई, है ना? अब वो और भी कुछ हो सकती है, लैम्डा हो गई, चलो तो ये लैम्डा हो गई, तो ये 2 लैम्डा होगी ना? ये तो समझ में आ रहा है भाई, ये लैम्डा हो गई दूरी, तो ये 2 लैम्डा, क्योंकि तीनों बराबर है, ये टुकड़ा ये टुकड़ा ये टुकड़ा बराबर, तो ये लैम्डा हो गया, ये भी लैम्डा ये भी लैम्डा, तो ये 2 लैम्डा ये लैम्डा, तो 1/2 ही अनुपात आएगा, 1:2। अब यहां से हम ABC निकाल लेते हैं। अतः अब हम ABC निकालेंगे, तो A निकालने के लिए क्या करोगे बच्चे? 2 × 4 2 × 4 प्लस 2 × 4 प्लस 1 × 10 1 × 10 बटा 2 + 1। तो 2 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया। 16/3 18/3 18/3 तो मेरे ख्याल से 6 आ गया। A का वैल्यू 6 आ गया। इसी तरीके से अगर B निकालना हो, तो B निकालना होगा, तो देखो B के लिए वापस 2 × 2 2 × 2 प्लस 1 × -16 1 × -16 डिवाइडेड बाई 2 + 1, तो B का वैल्यू आ गया -12/3, यानी कि माइनस का। अब C निकाल लेते हैं। C कैसे आएगा?
सी की वैल्यू क्या होगी बताओ? सी की वैल्यू निकालने के लिए 2 इंटू वापिस 2 को किससे गुणा करना है बेटा? 2 को गुणा करना है इसके साथ माइनस का 6 प्लस 1 को 6 के साथ डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, तो सी बराबर -6/3 यानी कि माइनस का 2। एबीसी तीनों आ गए। तो अगर अगले पेज पे इसको ले चले, है ना, अगले पेज पे इसे ले चलते हैं, एबीसी तीनों मिल गए, है ना, यहां से मैंने हटा दिया, है ना, और मैंने एबीसी की वैल्यू लिख दी। कितनी आ रही है? 6 -4 और 2, 6, ये -2 आएगी, 6 -4 और -2, ठीक है, 6 -4 और -2 कितनी आई? 6 आई, -4 आई और माइनस का 2 आ। आप चेक कर सकते हैं, एक बार वापस चेक कर लीजिए, चेक कर रहा हो तो 2 को गुणा किया -6 के साथ, 1 को गुणा किया 6 के साथ, तो माइनस का 6/3, तो यानी कि माइनस का 2, और 2 को गुणा किया 2 के साथ, और 1 को गुणा किया माइनस का 16 के साथ, तो माइनस का 12/3 यानी कि माइनस का 4, तो 6 - 4 और माइनस का 2। अब आपको बी निकालना है। बी निकालने के लिए आपकी मर्जी, आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बी जो होगा वो AQ का मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा AQ का। पक्की बात है? अरे यार ये दोनों बराबर है ना भाई, तो बी मिड पॉइंट हो गया ना, तो आ गया आंसर। अब बस P का वैल्यू क्या होगा सर? वो होगा 6 और 10/2, कॉमा Q का वैल्यू कितना होगा बच्चे? सर Q का वैल्यू होगा -4 -16/2, और R का वैल्यू होगा -2 प्लस का 6/2। ये कितना आ गया यार? ये आ गया 10 6 16/2, 8 आ गया। ये कितना आया? -20 -10 आ गया। ये कितना आया? 4/2 यानी कि 2 आ गया। तो बी पॉइंट आ गया 8 -10 और 2, और ए पॉइंट आ गया 6 -4 और -2। ये मेरा आंसर आ गया। सिंपल है ना भाई, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है यार, केवल यही चीज इन्हीं के साथ खेलते रहना है। ट्राइसेक्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत ही आसान है। इसी तरीके से हमको इसको सॉल्व कर लेना है। क्या कोई समस्या तो नहीं है सर? कोई भी समस्या नहीं है क्या? जानने आगे? अरे बोलो यार, सही है ना, आसान है ना? सर बहुत इजी है। अच्छा ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चले। यस सर प्लीज। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि दर्शाइए कि ये जो बिंदु है A1 2 3, ये 4 बिंदु से एक समांतर चतुर्भुज बनता है। तो यार समांतर चतुर्भुज की एक खास बात होती है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। पॉइंट्स लिख लेते हैं 1 2 3, ठीक है, और ये हो गया -1 -2 -1, ये हो गया 2 3 2, ये हो गया 4 7 और 6। समांतर चतुर्भुज की खास बात क्या होती है? यहां पे अगले पेज पे कर लेते हैं। समांतर चतुर्भुज की खास बात होती है कि उसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। विकर्ण पैरेलल होती है ना, ये लाइन है, ये भी पैरेलल होता है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं बेटा। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं, आयत, रेक्टेंगल, आयत, आयत क्या होता है? इस प्रकार से होता है। आयत के दोनों विकर्ण क्या होते हैं? समान। विकर्ण क्या होते हैं सर? विकर्ण होते हैं समान। मतलब अगर मैं ये चीज दिखा दूं कि इस पैरेललोग्राम में ये जो मिड पॉइंट है ये इधर से और इधर से बराबर आ, और ये दिखा दूं कि इनके विकर्ण बराबर नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम होता है। या फिर ऐसे भी दिखा सकते हैं कि भाई ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर हो जाए, और ये वाली लेंथ बराबर हो जाए, तो भी पैरेललोग्राम बनता है, समांतर चतुर्भुज बनता है।
अब लेंथ वाला काम मैं नहीं कर रहा, मैंने क्या किया, मैंने बोला चलो एक काम करते हैं, हम यहां से देख लेते हैं भाई, इसको और इसको मिला दिया और अपने को ये पता लग गया ऐसा होना चाहिए। अब मैंने क्या किया, मैंने एम निकाला। कहां से एम निकालूंगा? सबसे पहले बीडी से, बीडी से एम ज्ञात की, तो जरा बताइए एम क्या आएगा? सर वो आएगा 4 - 1/2। मिड पॉइंट है ना बेटा, मिड पॉइंट, क्योंकि ये मिड पॉइंट होना चाहिए, इसका मिड पॉइंट निकालते हैं, मध्य बिंदु चेक कर लेते हैं। ये हो गया 7 - 2/2 और 6 - 1/2, यानी कि 3/2, 5/2 और 5/2। अगर यहां से भी मिड पॉइंट सेम आ गया, यहां से भी मध्य बिंदु सेम आ गया, तो मैं ये बोल दूंगा कि किसी भी चतुर्भुज के अगर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो वो पैरेललोग्राम होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। कर लेते हैं। एम निकाला मैंने इस बार एसी से, जरा बताइए क्या आएगा? सर वो आएगा, एम का वैल्यू आएगा 1 + 2/2, 2 + 3/2 और 3 + 2/2। इसका मतलब 3/2, 5/2 और वापिस 5/2। ये मेरा m आ गया, m की वैल्यू आ गई। पक्की बात है, दोनों बराबर है। अतः ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। क्या है सर? एक समांतर चतुर्भुज। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अब क्या करें? अब ये भी सिद्ध करना है ये आयत नहीं है, परंतु ये एक आयत नहीं है। तो चलिए जरा डायगोनल की लेंथ निकालते हैं, डायगोनल की लेंथ। ठीक है, डायगोनल्स निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसके दोनों डायगोनल, दोनों विकर्ण निकालेंगे। कौन कौन से विकर्ण? बीडी और एसी, दोनों निकालते हैं। भाई निकाल सकते हैं ना यार? यस सर, निकाल सकते हैं। पक्की बात है ना? है? यस सर। तो एसी निकालते हैं। एसी वो कितना है? वो आएगा 2 - 1 का वर्ग, इसका अंडर, प्लस 3 - 2 का वर्ग प्लस 2 - 3 का वर्ग, यानी कि 1 + 1 + 1 यानी कि √3 आएगा एसी। एसी आएगा √3। अगर बीडी और एसी बराबर आ गए तब तो आप कह दोगे कि ये रेक्टेंगल होगा, लेकिन अगर नहीं आते तो कह देंगे कि रेक्टेंगल नहीं है, आयत नहीं है। चलिए जरा बीडी निकालते हैं। वो आएगा रूट के अंदर 4 + 1 का वर्ग प्लस 7 + 2 का वर्ग प्लस 6 + 1 का वर्ग। कितना आया बेटा? 5 का वर्ग 25, 25 और 81 81 और 49, 130, 145, 155, √155 आ रहा है। ये हो गया ना, 130 हो गया, 155 का रूट, यानी कि एसी और बीडी, ये बीडी है, AC नॉट इक्वल टू बीडी, इसका मतलब ये आयत नहीं है। क्या नहीं है? आयत नहीं, परंतु क्या? परंतु पैरेललोग्राम है, यानी कि एक समांतर चतुर्भुज है। आयत नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है, पैरेललोग्राम है। आ रही है बात समझ में? अरे आनी चाहिए यार, है ना? अपन तो कुछ कर ही नहीं रहे, हमने तो सिर्फ वैल्यूज चेक कर ली, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लिया, भाई ये दूरी निकाल ली, ये दूरी निकाल ली, बराबर नहीं यार। और मध्य बिंदु दोनों से सेम आ रहा है। देखो यहां से मध्य बिंदु निकाला और यहां से मध्य बिंदु निकाला, सेम आ गया, यानी कि डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसलिए मेरा आंसर क्या आ रहा है? रेक्टेंगल आ रहा है। केंद्रक क्या होता है? आप एक नोट पॉइंट लिख लें, आप एक नोट पॉइंट लिख लें। क्या लिखेंगे नोट में? नोट में ये लिखेंगे कि किसी भी ट्रायंगल ABC का जो केंद्रक होता है x1 y1 z1, यहां पे x2 y2 और z2, यहां पे x3 y3 और z3, इसका केंद्रक जो होता है वो क्या कहलाता है? माध्यिका, माध्यिकाओं का इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको G से डिनोट करते हैं। ये माध्यिका है। सर ये आपको कैसे पता माध्यिका है?
ठीक है। जी बोले तो केंद्रक हो गया, केंद्रक का मतलब अंग्रेजी में इसे सेंट्रोइड कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं माध्यिकाओं का, माध्यिकाओं का संगम, ऐसे ही समझ लो यार। ठीक है, संगम मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट, जहां पे मिल रहे हैं सब। ठीक है, जहां पे क्या हो रही है, मीडियंस मिल रहे हैं, उसको कहते हैं सेंट्रोइड। अच्छा, कभी ये भी याद रखना, ये अनुपात 2:1 होता है। मान लो ये एजी और जीडी डीजी, इसका अनुपात 2:1। यही चीज यहां भी होगी, यहां से उठाओगे ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 1। इससे सॉल्व करके निकाला जाता है। तो हमारे पास केंद्रक के जो पॉइंट्स आते हैं वो आता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3, कॉमा z1 प्लस z2 प्लस z3/3। ये याद रखें। अच्छा, अगर z नहीं होता तो भी 2D में भी यही आता, 2D में यह आता है, 3D में इसका z वाला हिस्सा भी आ जाता है। ये कैसे आएगा मैं बता देता हूं, आप प्रूव कर सकते। आप ये x1 y1 x2 ऐसे मान लिया, ये मिड पॉइंट हो गया, और फिर ये अनुपात सेक्शन फॉर्मूला, तो यहां से ये निकल के आ जाता है। ठीक है, ये मिड पॉइंट हो जाएगा इसका, ये दोनों पॉइंट पता है, यहां से ये पॉइंट निकल आएगा 2:1 के अनुपात लगाने पर। ठीक, बहुत ही सरल है, याद रखना है इसे, ये भूलना नहीं है। केंद्रक है ना, इंपॉर्टेंट है, इसे रट लेंगे, याद रख लेंगे, क्योंकि इसका यूज पड़े। अब देखिए सवाल पढ़ते हैं। तो यहां पे ए बी और सी, ए बी एंड सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं भैया, हम लिख लेते हैं पी क्यू आर, लिख लें सर, बिल्कुल लिख लीजिए। पी की वैल्यू कितनी है, 2a 2,6, क्यू की वैल्यू कितनी है, -4 3b और -10, और इसके सी की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी है, 8 14 और 2c। इसके जी की वैल्यू 0 0 0 है। मूल बिंदु है ना इसका केंद्रक, अरे केंद्रक मूल बिंदु है कि नहीं है सर, है, गधा तो नहीं हो, नहीं है सर। ठीक है, तो बस इसका इस्तेमाल कर लेते हैं भैया। जी जो आएगा वो आएगा 2a -4 प्लस 8/2, कॉमा 2 प्लस 2b प्लस इसको जोड़ा प्लस 14/2, कॉमा 6 -10 है ना, 6 है, 6 -10 और 2c, 6 -10 और 2b/3, 2 नहीं 3, सॉरी 3 आएगा बेटा यहाँ पे। x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, z1 प्लस z2 प्लस z3/3। इसका g हमें दिया गया है 0 0 0। अब कंपेयर करेंगे, अतः तुलना करने पर क्या होगा सर, तुलना करने पर आंसर आ जाएगा, वही तो चाहिए यार, आंसर ही तो चाहिए। सही है सर, ले आए। चलिए 2a -4 प्लस 8/3 का वैल्यू 0, यहां से कितना आएगा, a का वैल्यू कितना आएगा, 8 में से 4 गया, 4 आया, तो a का वैल्यू -2 आ गया। अच्छा, b का वैल्यू निकालते हैं। 2 प्लस 2b प्लस 14/3 बराबर 0, तो b का वैल्यू आ गया -16/2 -8। ठीक, और आखिरी वाला 6 - 10 प्लस 2c/3 बराबर 0, ये वाला वैल्यू आ गया -4, यानी कि c का वैल्यू -2 आ गया। कितना आ गया, -2। ठीक, अब आप c का वैल्यू +2 आएगा, सॉरी +2 आएगा, सी का -2 आएगा, सी का वैल्यू। बी का वैल्यू -8 आएगा, और ए का वैल्यू आएगा -2, तो -2 -8 और 2, सी का वैल्यू 2 है। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल आते हैं इंट्रोडक्शन टू 3D में, 3D में नहीं, इंट्रोडक्शन टू 3D। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं 3D की। ठीक है, आपकी किताब में इस तरीके के आसान आसान सवाल होंगे। यस सर है।
आखिरी सवाल आज की क्लास का, पी क्यू को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित एक बिंदु आर का एक्स निर्देशांक 4 है, तो आर के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, हम सब ज्ञात कर लेंगे। ये है 2, -3 और 4। इस रेखाखंड पे कोई पॉइंट आर है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, वाई वाई है और जेड जेड है। नहीं पता, कोई बात नहीं, ना पता हो। ये कोई ऐसा सवाल नहीं लग रहा आपको कि वाई जेड प्लेन इसको किस में डिवाइड करता है। तो अब क्या किया, एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स कर दिया। वहां पे 0 हुआ करता था, यहां पे 4 है, बाकी दोनों आपको निकालने हैं। क्या किया जाए सर, कुछ मत कीजिए, लैम्डा रेशियो 1 से शुरुआत कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, यहां पे लिख लेंगे माना, क्या माना, पी आर और क्यू आर का अनुपात लैम्डा बटे 1 है, लैम्डा बटे 1 है। अतः आर का जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, पहले लिख लेते हैं लैम्डा रेशियो 1 से। तो 8 लैम्डा प्लस 1 इंटू 2, 1 इंटू डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1। वाई वाला क्या आएगा बेटा, वाई वाला आएगा लैम्डा इंटू 0, लैम्डा इंटू 0 प्लस 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 बटे वापिस लैम्डा प्लस 1। और z वाला कितना आएगा सर, z वाला आएगा लैम्डा इंटू 10, लैम्डा इंटू 10 प्लस 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 बटे लैम्डा प्लस, ये z वाला आ जाए। और r का कोऑर्डिनेट दिया क्या गया है सर, वो दिया गया है 4 y और z। इसका मतलब तुलना कर दे, यस सर, कंपेयर कर दीजिए, तुलना कर दीजिए। अगले पेज पे इसे कॉपी कर लेते हैं बच्चे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, ठीक। तुलना करने पर क्या आ रहा है बेटा, ये वाला इससे कैलकुलेट हो जाएगा। तो 8 लैम्डा प्लस 2 बाई लैम्डा प्लस 1 बराबर 4, यानी कि 8 लैम्डा प्लस 2 बराबर 4 लैम्डा प्लस 4। इसका मतलब 4 लैम्डा का वैल्यू 2 आ रहा है, यानी कि लैम्डा का वैल्यू 1/2 आ रहा है। मिल गया, लैम्डा मिल गया 1/2, चेक कर लो। 1/2 होगा तो 8 इंटू 1/2 4, 4 प्लस 2 6, 6/3 2, 2 इंटू 2 4, सही है, ये 4 सही। अच्छा, और y का वैल्यू क्या आएगा, लैम्डा खत्म हो गया, -3 बाई लैम्डा प्लस 1, लैम्डा का वैल्यू 1/2 है, 1/2 यहां से उठा के रख दीजिए। तो -3 बटे 1 प्लस 1/2, यानी कि 2 प्लस 1 3, यानी कि ये माइनस का 2 आ जाए। और z का वैल्यू आखिरी में वो कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है 10 लैम्डा प्लस 4 बाई लैम्डा प्लस 1। अब लैम्डा का वैल्यू रख देते हैं, तो 10 इंटू 1/2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 कितना आ रहा है बेटा, 10 इंटू 2 कितना हो गया, 4 दूनी 8, 18/2। यहां पे आ रहा है 18/2, यहां पे आ रहा है 3/2। ऐसे डायरेक्टली कर लो, ये खत्म हो गया, ये आ गया 6। तो आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, आर पॉइंट कितना आ गया, ये आ गया -2, 4 -2 और 6, 4 यहां लिख लेते हैं। आर का वैल्यू आएगा 4 -2 और 6। कैलकुलेट कर लीजिए, लैम्डा का वैल्यू 1/2 आ रहा है, आपने रख दिया 1/2 रख दिया, तो -3 बटा -3/2, तो ये तो आ गया 3, ये 2 आ गया पहला वाला, तो -2 ऊपर वाला और 6 ये होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। तो ये यहां पर हम इस चैप्टर को करेंगे खत्म। ठीक है, आपका जो 11th का कोर्स था ये भी हो चुका है ओवर, ठीक, क्योंकि ये लास्ट लेक्चर था। तो आपने सारी चीजें सीखी, सारे चैप्टर्स पढ़े, अब आप उनको वापस रिवाइज करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे और बस निरंतर पढ़ते रहेंगे क्योंकि सफर लंबा है अभी। ठीक है बेटा, यस सर, कोई डाउट नहीं है। तो इस श्लोक के साथ हम इस लेक्चर को एंड करने वाले हैं कि भाई आपके जीवन का एक भी क्षण जो है वो वेस्ट नहीं करना है, बहुत कीमती।
ठीक है। और वैसे भी देखो यार, सीधी सी बात है, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि कर्म का तूफान पैदा कीजिए, सारे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। ठीक, अपनी मेहनत से इस कदर आप भगवान को प्रसन्न कर लीजिए कि नहीं, आप मेरे साथ अच्छा ही होना है, बुरा नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए पढ़ाई जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपका जो मेहनत है, ये जो 11वीं 12वीं का साल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम होता है जीवन में विद्यार्थी की, इसलिए आपको पढ़ाई करनी। ठीक, यस सर, बिल्कुल यही पढ़ाई करेंगे हम। तो धन्यवाद आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का।